ओके, तो फिर अब हमारा पार्ट 3 स्टार्ट हो जाता है इसका, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, सॉरी इंड एज 32। अभी तक 109 पे नहीं आए हैं, ये बात याद रखना, अभी तक वही चल रहा है उसका प्रेजेंटेशन एंड वो ऑल दैट स्टफ। तो इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, पहले की वही करेंगे हम कि प्रेफरेंस शेयर्स, अगर कंपनी जो इशू करती है प्रेफरेंस शेयर, देन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अंडर द हेडिंग ऑफ फाइनेंशियल इक्विटी विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग रूल्स। एक तो अगर वो यार वो रिडीमेबल है तो उसको सिंपली इक्विटी में डाल दो। अगर वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। अगर वो रिडीमेबल आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, फाइनेंशियल लायबिलिटी सिंपल ऑप्शन है। रिडीमेबल एट होल्डर ऑप्शन तो भी सिंपल फाइनेंशियल लायबिलिटी, लेकिन एक जो दिक्कत बन जाती है वो यहाँ पे बन जाती है जब वो इशूअर का ऑप्शन है बेस्ड ऑन इशूअर इंटेंशन, वो या तो उसको इक्विटी भी कर सकता है या फाइनेंशियल लायबिलिटी भी बना सकता है, उसके ऊपर है वो कैसे होता है वो हम नीचे पढ़ेंगे। देन हेडिंग, ठीक है, वो कब हो जाता है यार, और एक और चीज़ होती है प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में, अगर क्यूमुलेटिव फीचर है ना तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी कि उसका जो भी डिविडेंड है वो हमारे क्यूमुलेट होता रहता है, वो कभी ऐसा नहीं होता कि उसको नहीं पे करेंगे, हम अपनी एजीएम से पहले उसको पे करते हैं, उसके अंदर डालते हैं, कुछ ऐसा सीन रहता है इसका क्यूमुलेटिव फीचर्स का। और नॉन क्यूमुलेटिव फीचर्स जो है वो मतलब कि उसको एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, जब इक्विटी को मिल रहा है तब इनको भी मिल रहा है, तो वो कंपनी के इंटेंशन पर उसको कब डिविडेंड पे करना है कब नहीं करना, तो वो इक्विटी वाला सीन हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल दैट प्रेफरेंस शेयर्स हैज कैपिटल फीचर्स ऑफ अ फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड एज वेल एज इक्विटी, बोथ इट हैज फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी as well as equity due to different nature of principal and preference dividend, preference dividend and principal। देयर माइट बी सिचुएशन जहाँ पर कि उसको प्रेफरेंस डिविडेंड तो रेगुलरली पे हो रहा है लेकिन वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, तो वहाँ पर ये सीन उड़ जाते हैं कि उसको पेमेंट तो भाई जो जानी है वो जानी है फिक्स, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट वुड बी कंसिडर एज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो इन टाइप के जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट वी कॉल देम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद डिबेंचर्स का जो सीन आ जाता है वो ये आता है कि कंपनी इशू करती है डिबेंचर, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी वही वाली सिचुएशन उठ सकती है कि अगर विल बी मेड इन द सेम वे, मतलब ये मोर और लेस सेम ही है प्रेफरेंस शेयर्स की तरह, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की वजह से इसमें दिक्कतें उड़ जाती हैं। इफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मैंडेटरी देन इट विल बी अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। ओके, अगर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मैंडेटरी नहीं है देन इट विल बी इक्विटी। और जहां तक प्रिंसिपल की बात है वो ये है कि अगर इसका क्लासिफिकेशन अंडर फाइनेंशियल लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट विल बी मेड इन द सेम वे एज वी हैव डिस्कस्ड इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर वो हमारा ये है कि उसको हमारी कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमें उसको सेटल करना है, ठीक है, बहुत सारे डिवेंचर्स होते हैं जो लिक्विडेशन पे ही वापस किए जाएंगे, उससे पहले नहीं किए जाएंगे, तो उस केस में प्रिंसिपल जो पोर्शन है ना उसका, वो प्रिंसिपल पोर्शन हमारा कंसीडर किया जाएगा एज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मल्टीपल फीचर होते हैं तो हम उसको कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्वेश्चन 7, 24, 32 एंड 33 बोथ 32, 33 पता नहीं मैंने क्यों नहीं टिक किया, बट 33 इज अ गुड क्वेश्चन। या 33 में ना 2 लाइन इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि देयर आर नो मैंडेटरी पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट, एक ये थी। फिर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश फॉर द वैल्यू एट विच बॉन्ड विल बी रिडीम्ड, तो ये वाली थी। और एक क्वेश्चन 11 के अंदर भी एक अच्छी सी लाइन थी, वो ये थी कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश that cannot be avoided, that cannot be avoided, you can use it in your answers sometimes to make them look good and more professional। line to be added in solution वो सर ने बता रखी है। क्वेश्चन 7, 24, 31 एक बार मैं जल्दी से करवा देता हूँ आपको रिव्यू। क्वेश्चन 7 के अंदर क्या था, सिंपल सी बात है कि ये 90 वो कर रहे थे, कैरी 8% पर है ना, हाउएवर डिविडेंड इज पेड व्हेन सिल्वर लिमिटेड डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि पहले तो ना तू ये 2 उससे रिलेटेड डाल दे जो तेरे प्रेफरेंस शेयर से हैं, फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट उसको कब कहा जाता है वो बता दे, फिर इन द गिवन केस क्या हुआ, 3 पार्ट में देख कैसे डिवाइड हो गया ये। एक तो पहले में ये बता दे कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। इन द अबव केस 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेंस शेयर्स कैरी डिविडेंड व्हिच इज पेबल ओनली व्हेन, यहाँ पे कोई जजमेंट पास नहीं करना, उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके इसने 2 पॉइंट में डाल दिया कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स की वो ये है, एक तो ये कैरी करती है डिविडेंड व्हिच इज पेबल ओनली व्हेन डिक्लेयर डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, ठीक है, और दूसरा ये इररिडीमेबल है। मुझे तो यहाँ पे ये देख के समझ में आ गया कि ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, बट जो ये है ये भी इक्विटी है क्योंकि ये भी जब पे किया जाता है डिविडेंड भी जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। फिर
उसके बाद में यहाँ पर उसने कोई जजमेंट पास नहीं किया, फैक्ट्स बताए क्वेश्चंस के। फिर उसने एनालाइज किया दूसरा कि इक्विटी के केस में क्या होता है। एन इंस्ट्रूमेंट यहाँ से हमें हिंट मिल गई कि हाँ वो इक्विटी के बारे में बात करेगा आगे, तो इक्विटी के बारे में उसने इक्विटी उसका आंसर होगा, तो वो इक्विटी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। इंस्ट्रूमेंट मीन्स डेफिनेशन इक्विटी इफ कंटेन्स नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। फर्स्ट थिंग, where an instrument shall be settled in non-equity instrument, it's a non-derivative contract that will be settled only by issue of fixed number of shares, or a derivative contract that will be settled by issue of fixed number of shares for a fixed amount of cash। उसका दूसरा फीचर बता दिया। एक तो पहला फीचर ये बता दिया इक्विटी का कि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होती कैश में पे करने की, और दूसरा ये होता है कि हम उसको ये एक नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाता है जो कि सेटल होता है बाय इश्यू ऑफ फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, और अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी सेटल्ड बाई, मतलब दो उसमें पार्ट में डिवाइड कर दिया, डेरिवेटिव में और नॉन डेरिवेटिव में। ठीक है, इन ऑन इक्विटी शेयर्स इंस्ट्रूमेंट हम डेरिवेटिव को भी और नॉन डेरिवेटिव को भी, दोनों को हम, डेरिवेटिव को भी और नॉन डेरिवेटिव को भी हम जो सेटल करेंगे वो बाई इशू ऑफ फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे, और अ डेरिवेटिव दैट विल बी सेटल्ड बाई इशू ऑफ फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ कैश। ठीक है, डेरिवेटिव के लिए फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स ओनली that will be settled by issue of fixed number of shares, और a derivative non derivative के लिए fixed number of shares, और derivative contract के लिए fixed amount of cash and fixed number of shares, दोनों चीजें। ठीक है, समझ गया होगा। एक बार इसको व्यू कर लेना तो थोड़ा माइंड में सेटल हो जाएंगी चीजें। 2 से 3 बार रीड करना है, क्रैम करने की कोशिश मत करना है, टिल द एंड हो जाएंगी चीजें क्लियर। इन द अबव इंस्ट्रूमेंट देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी टू पे कैश सिंस फेस वैल्यू इज नॉट रिडीमेबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ लिक्विडेशन। फेस वैल्यू इज नॉट रिडीमेबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ लिक्विडेशन। अब भाई उसने इस बारे में बता दिया कि इस केस में, इस कंटेक्स्ट में जो हमने इंस्ट्रूमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया, उस कंटेक्स्ट में इसमें क्या हो रहा है, फेस वैल्यू नॉट रिडीमेबल। ठीक है भाई, डिविडेंड इज पेबल ओनली इफ कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, since dividend on equity share is discretionary and the company can choose not to pay, company has an unconditional right to avoid payment of cash on preference shares also, hence preference share meet the definition of equity instrument। यहाँ पे उसके बारे में बात कर ली, फेस वैल्यू के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, यहाँ पे डिविडेंड के बारे में बात कर ली कि वो जो है हमारा डिस्क्रिशनरी है एंड द कंपनी चूज नॉट टू पे, कैन चूज नॉट टू पे, और हैज एन अनकंडीशनल राइट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ कैश ऑन प्रेफरेंस शेयर्स आल्सो। ठीक है, फिर उसके बाद में 24 हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या होता है, इसमें मैंने वो 2 लाइनें एक तो ऐड करी थी। एक तो ना इसमें ये था कि वो कंक्लूसिव नहीं होता। कंक्लूसिव का मतलब होता है कोई निर्णायक नहीं होता, उस बेस पे हम अपना डिसीजन पास नहीं कर सकते। ठीक है, द डिवेंचर हैव अ टेन्योर ऑफ 12 years एंड इफ नॉट कन्वर्टेड और रिडीम। यार ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसके अंदर 7% का इंटरेस्ट रेट चल रहा था और इशूअर के पास में ऑप्शन था। होल्डर के पास में होता तो हमको सिंपली फाइनेंशियल लायबिलिटी में डाल देते, लेकिन यहाँ पर द ऑप्शन इज विद द इशूअर ऑफ दोज पर्टिकुलर डिवेंचर्स। सो इशू हैज द ऑप्शन टू ईदर कन्वर्ट द इंस्ट्रूमेंट इनटू फिक्स्ड नंबर ऑफ इट्स ओन शेयर्स एट एनी टाइम और रिडीम द इंस्ट्रूमेंट इन कैश एट एनी टाइम। He got 2 options. He can either convert them into his own shares or he can convert them into cash at any time. The redemption price is the fair value fixed number of shares into which the instrument have converted if it had been converted. So it is fixed. The redemption price is the fair value of the fixed number of shares. जो फेयर वैल्यू है जो फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स की वो फिक्स है, मतलब ठीक है। द होल्डर इज नो कन्वर्जन और रिडेम्पशन ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसी के बेस पे हम जज करते हो तो वो लाइबिलिटी हो जाती है। डिवेंचर है 10 और 12 ही साल और वो रिपेड कैश में हो सकता है इंक्लूडिंग एक्रूड इंटरेस्ट। वो बता रहा है कि अगर कैश में होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली वही लिखना है। The issuer has the ability to convert the debentures into on its own share, वो कर सकता है। The issuer therefore has the ability to avoid making payment in cash। एक लाइन बोल दी फिर उसको दोबारा एक और वर्ड्स में बोल रहा है, देखना। The issuer has the ability to convert debenture into fixed number of own share at any time। हाँ, the issuer therefore has the ability to avoid making payment और settling the debentures in variable number of its own shares। ठीक है, therefore such a financial instrument is likely to be classified as equity। वर्ड जो यहाँ पे यूज किया ना, likely किया है, फिर उसने हाउएवर बोल के एक डिप्लोमेटिक आंसर दिया उसने। ठीक है, हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड दैट मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ राइट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ कैश इज नॉट कंक्लूसिव। इट इज नॉट कंक्लूसिव और द इंस्ट्रूमेंट इज टू बी अकाउंटेड फॉर एज पर इट्स सब्सटेंस एंड हेंस इट नीड्स टू बी सीन वेदर द कन्वर्जन ऑप्शन इज सब्सटेंटिव। ठीक है, फिर इस पे ना हम वहां पे ये वाला रोल ले आएंगे कि द इंस्ट्रूमेंट जो अकाउंट होगा वो तब होगा जब वो उसमें
एज पर इट सब्सटेंस, उसके सब्सटेंस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर अकाउंटेड होगा। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा वेदर द कन्वर्जन ऑप्शन सब्सटेंटिव। अब ये सब्सटेंटिव ये क्या होता है ये आगे भी पड़ेगा, बट मैं यहाँ पे भी तेरे को एक थोड़ा सा बता देता हूँ। जब कई बार ये लगता है ना कि यार सही नहीं है ऑप्शन, कई बार लगता है कि नहीं यार इस फेयर वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू जो है वो फिक्स हो रखी है। अगर फेयर वैल्यू आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना, तो वो ऑप्शन ये नहीं कर, वो ये सोचेगा कि यार जो इसको ना मैं कैश में ही टरका दूँ, वो इसको ना फिक्स फेयर वैल्यू पे नहीं टरकाएगा कभी भी, जो उसने पहले डिसाइड कर दिया, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स जो उसने डिसाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये रीज़न हो जाता है, वो चीज़ हमें चेक कर लेनी चाहिए। तो फिर इसमें ना मुझे जो थोड़ी गलती लगी और जो मैं उसको थोड़ा ठीक करना चाहूँगा वो यही है कि इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पैरा में उसने बता दिया कि क्या क्या हो रहा है और एक आंसर भी दे दिया कि इट इज़ लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज इक्विटी, क्योंकि यहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स हैं और द इश्यूअर देयरफॉर हैज एबिलिटी टू अवॉइड मेकिंग पेमेंट। ठीक है, बट सेकंड में फिर वो आगे की कंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें काउंट करना पड़ेगा एज पर इट सब्सटेंस, और उससे हमें देखना पड़ेगा वेदर कन्वर्जन ऑप्शन सब्सटेंटिव। तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो थर्ड पैरा है वो ये हो जाएगा, द इश्यूअर विल नीड टू डिटरमाइन वेदर इट इज फेवरेबल टू एक्सरसाइज द कन्वर्जन ऑप्शन और रिडेम्पशन ऑप्शन। सो इसके ऊपर ये एक जजमेंट दे दे और एक जजमेंट इसके ऊपर दे दे। इन केस ऑफ लेटर द इंस्ट्रूमेंट विल बी क्लासिफाइड एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, जहाँ पे रिडेम्पशन ऑप्शन वो ऑप्ट करेगा। अगर वो फेवरेबल हुआ द कन्वर्जन ऑप्शन देन इट वुड बी क्लासिफाइड एज इक्विटी। हाउएवर इन केस ऑफ लेटर द इंस्ट्रूमेंट विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, ये सिंपली ऐसे इसका आंसर हो सकता है। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारा 32 क्वेश्चन भी था। 32 क्वेश्चन में क्या हो गया, एंटिटी जो है वो इशू करती है एक नॉन रिडीमेबल कॉलेबल बॉन्ड विद 8% के और डेफर्ड, वो परपेचुटी के लिए है टू द इश्योर ऑप्शन। द इश्योर हैज हिस्ट्री ऑफ पेइंग, वो उसके पास एक उसकी ना एक हिस्ट्री है कि वो पे करता रहता है। तो यहाँ पर जो बेसिकली बात हो रही है ना वो वो कैसे करता है, उसका कस्टम क्या है उसके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे जो हम उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी और वो करते हैं, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है दिस ऑब्लिगेशन, दैट इज ऑब्लिगेशन। यहाँ पर ऑब्लिगेशन का कोई रोल नहीं है, ऑल्दो देयर इज नो प्रेशर ऑन द इश्यूर टू पे द कूपन टू maintain the bond price and a constructive obligation to pay the coupon। यहां पर ना तो कोई प्रेशर है और ना ही यहां पर कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है टू पे द कूपन। देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डू सो, देयरफॉर द बॉन्ड इज क्लासिफाइड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, सिंपल। फिर आ जाता है हमारा 33 में वही बता दिया दैट इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेक पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट, द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स फॉर मैंडेटरी रिडम्पशन बाय द इश्यू फॉर determined amount of future date since there is no contractual obligation to deliver cash for the value at which the bond will be redeemed, the instrument is classified as financial liability। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ है नहीं ऐसा कि उनको देयर आर नो मैंडेटरी पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट। जो पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट होती है दैट इज नॉट मैंडेटरी, ओके। एंड द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स फॉर मैंडेटरी रिडेम्पशन बाय द इशूअर फॉर अ डिटर्मिनेबल अमाउंट एट अ फिक्स और डिटर्मिनेबल फिक्स डेट। ठीक है, सिंस देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश फॉर द वैल्यू एट विच द बॉन्ड विल बी रिडीम्ड, तो हम इसको क्या कंसिडर कर लेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी। हाँ, ये जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। देख यहाँ पे इन्होंने ये बोला जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर हमारे पास में ऐसा तो देख कुछ नहीं है कि हमें पीरियोडिकली इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, ओके। द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स फॉर मैंडेटरी रिडेम्पशन, लेकिन जो रिडेम्पशन जो ये मैंडेटरी रिडेम्पशन का जरूर केस है बाय द इश्यूअर फॉर अ डिटरमाइनेबल अमाउंट एट अ फिक्स और डिटरमिनेबल फ्यूचर डेट सिंस देयर इज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश फॉर द वैल्यू एट विच द बॉन्ड विल बी रिडीम्ड, द इंस्ट्रूमेंट विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी की वो इतने टाइम बाद या उतने टाइम बाद जो हम उसको रिडीम कर देंगे। ठीक है, ये नहीं कि हम इसको परपेचुटी तक रखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है कि हम इसको परपेचुटी तक तो रख नहीं रहे, तो फिर हम उसको वापस कर सकते हैं और उस केस में हम इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। थ्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 वही था कि यार उसके अंदर एक ये लाइन ऐड कर दियो, द सेकंड कंपोनेंट नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश बिकॉज इंटरेस्ट इज पेड एट इश्यूअर्स डिस्क्रिशन, सो इट शुड बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस क्वेश्चन को वैसे देख लियो क्योंकि इसके अंदर ना एक के बारे में तो उन्होंने बता रखा है, जो सेकंड वाला है ना एक और चीज़ है जो तू कैटेगराइज की जगह ना डेजिग्नेटेड डाला कर। ठीक है, डेजिग्नेटेड इनटू टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट, जो मैं पीछे बात कर रहा था ना किसके अंदर क्लासीफाई होगा, इसके अंदर नहीं क्लासीफाई होगा, तो वो भाई टेंजिबल या इंटेंजिबल के अंदर क्लासीफाई हो जाएगा, डेजिग्नेट हो जाएगा। ठीक है, द सेकंड कंपोनेंट नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश बिकॉज इंटरेस्ट इज पेड एट इश्यूड, सो इट शुड बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो बता रखा है इसमें। ठीक है,
देख लेना, उसमें सिंपल है। फिर क्वेश्चन 14 जो है वो तेरा थोड़ा इंपॉर्टेंट था, उसमें यार ये बात हो रही थी कि उसने सेटल कर दिया बिल्डिंग के अंदर, लेकिन फिर भी हमने इसको नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं माना। उसका एक ही रीजन था कि उसके पास में वो ऑल्टरनेटिव था। अगर उसके पास में वो ऑल्टरनेटिव वर्ड हम काट देते ना वहां से, तो उसके पास में होता कि वो उसको उसी में ही सेटल करेगा, कैश में सेटल नहीं करेगा। तो वो इसको ना एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी ही ट्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि इट कैन अवॉइड पेमेंट इन नॉन फाइनेंशियल टर्म्स। तो उस वजह से इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी ही ट्रीट करेगा, नॉन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं ट्रीट करेगा, नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रीट नहीं करेगा। एक बार इसको क्वेश्चन को देख लियो वैसे, और मतलब समझाने में यही था। बाकी एक लर्न और लास्ट टाइम पे एक रिव्यू करने वाली बात है, टाइम टू टाइम वो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। अब देख, प्रीपेड एक्सपेंस के लिए ना तू कोई भी गुड्स और सर्विस रिसीव कर लेगा फ्यूचर में, तो ये तेरी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, किसी ने नहीं बोला था तेरे को तू एडवांस में उसको पैसे पे कर दे। बट एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये तेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तुझे उसको पे करना था। ठीक है, तूने किसी से कॉन्टैक्ट कर रखा था पहले से, तूने बिजली वाले से कॉन्टैक्ट कर रखा था कि जितना भी मेरा आएगा मैं आपको पे करूंगा, कितना भी आए मेरा। तूने नहीं पे किया तो वो तेरी ऑब्लिगेशन अभी स्टिल ड्यू है, तो उसको तू जब सेटल करेगा तो ऑब्वियसली वो तब जाके खत्म होगी, तो हम उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी का नाम दे देंगे। ठीक है, हाँ जी ठीक है। फिर लीज कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, लीज कॉन्ट्रैक्ट्स विद लेसी और लीज। अगर देख एग्जेम्प्टेड लीज है तो वहाँ पे ना तो कोई एसेट होता है ना कोई लायबिलिटी होती है, लेकिन नॉन एग्जेम्प्टेड केस में एक आरओई एसेट क्रिएट होता है और एक होती है लीज लायबिलिटी। आरओई एसेट तो तेरा नॉन फाइनेंशियल एसेट हो गया सिंपली, और जो लीज लायबिलिटी का जो तू वो कॉलम बनाता है उसमें जो एडिशन वो करता है, काम करता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी किसके लिए होगी? जो लेसी है बंदा, ठीक है, जिसने वो लीज पे ली है चीज़, उसके लिए बात हो रही है यहाँ पे। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश है। फिर आ जाता है लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए या तो ये एक ऑपरेटिंग लीज होती है जिसमें कि वो और एक होती है फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज में तो देख उसको उसी की एसेट को कोई और यूज़ कर रहा होता है, तो उसको तो वो कुछ मिल रहा होता है, वो चीज़ रहती है। हाँ, फाइनेंशियल एसेट कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश होता है इसके अंदर। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है राइट टू रिसीव कैश, रिसीवेबल्स होते हैं फाइनेंस लीज में, लेकिन ऑपरेटिंग लीज में नहीं होते कोई भी ऐसे रिसीवेबल्स। वो क्यों नहीं होते मैं यहाँ पे ना इसके नीचे लिख दूंगा, ठीक है, वो एक वीडियो को कवर करके। इंश्योरेंस लाइबिलिटी और शेयर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट जो हम 102 में पढ़ते हैं, इंश्योरेंस लाइबिलिटी 104 में पढ़ लेते हैं हम। प्रोविजंस हैं यार, कोई हम प्रोविजन बना रहे हैं, ठीक है, तो वो हम इंडेक्स 37 में पढ़ लेंगे। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, यहाँ पर ना कोई मतलब इन दोनों में ऑब्लिगेशन नहीं होती, तो ये सब चीज़ें ना इंडेक्स 110, 111 और 28 में पढ़ते हैं। बस ये खत्म हो गया।